हेलो दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था व्हाट इज़ प्लीडिंग, प्लीडिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, और आज हम जानेंगे कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग कौन कौन से हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं प्लीडिंग का। जैसे कि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, प्लीडिंग का मतलब है कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में क्या प्लीड कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लेनेंट ने कंप्लेन करने की सोची, तो उसने जो फाइल किया, अपने फैक्ट्स लिख के जो भी कोर्ट में फाइल किया, वो हो गई कॉम्प्लेनेंट की प्लीडिंग। उसे हम बोलते हैं प्लेंट। तो जो प्लेंट है वो किसकी प्लीडिंग हो गई? कॉम्प्लेनेंट की। जिसने कंप्लेन करी उसने कोर्ट में जाके एक डॉक्यूमेंट दिया, अपने सब उसमें फैक्ट्स थे, सब कुछ था, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर थे, वो उसने जाके कोर्ट में सबमिट कर दिया, तो वो क्या हो गया? प्लेंट हो गई। तो प्लेंट किसकी प्लीडिंग है? कॉम्प्लेनेंट की। उसके बाद जब उसने फाइल किया तो जज साहब ने देखा, उसको रीड किया, उन्हें लगा कि हाँ, डिफेंडेंट को अब बुलाना चाहिए, तो अब उन्होंने डिफेंडेंट को समन किए। उसके बाद डिफेंडेंट आया कोर्ट में। अब उसको अपना रिप्लाई देना पड़ेगा। अब जो भी उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उस पर रिप्लाई देना पड़ेगा। तो जब वो रिप्लाई देता है तो उसे हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। तो रिटन स्टेटमेंट किसकी प्लीडिंग हो गई? डिफेंडेंट की। तो ऐसे हमने देखा था प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, दो प्लीडिंग होती है, कॉम्प्लेनेंट एंड डिफेंडेंट की। बट आज हम जानेंगे कि प्लीडिंग को ड्राफ्ट करते वक्त हमें किन किन रूल्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये रूल्स जो हैं फंडामेंटल रूल्स हैं, मतलब इनको तो हमेशा ध्यान में रखना है। अदर रूल्स भी काफ़ी हैं, उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। बट आज जो हम डील करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल रूल्स। ये रूल्स बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो ज़रूर ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको अब हम जानना शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग दिए कहाँ हैं? ऑर्डर 6 रूल 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, उसमें दिए फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 है। तो देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट द फैक्ट्स एंड नॉट द लॉ। इट मीन्स हर प्लीडिंग मीन्स चाहे प्लेंट हो, चाहे रिटन स्टेटमेंट हो, चाहे कोई एप्लीकेशन तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, कुछ भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिससे हम प्लीड कर रहे हैं कोर्ट में, ठीक है। वो आगे आप जानेंगे और क्या क्या हो सकते हैं इनके अलावा भी, ठीक है। तो वो जो भी प्लीडिंग हो, मस्ट स्टेट द फैक्ट, उसमें हमेशा फैक्ट होने चाहिए जो हम कहना चाहते हैं। जैसे हम किसी के साथ कोई भी किसी का चेक बाउंस हुआ, वो लिखेगा कि उसने मुझे इस दिन चेक दिया था, ये पेमेंट थी, ये बैंक का था, वो मतलब सारे फैक्ट्स लिख देगा जो भी एसेंशियल नेसेसरी हैं। बट एंड नॉट द लॉ, बट लॉ लॉ नहीं लिखेगा। वो ये नहीं लिखेगा कि अब इसको इस लॉ में इसके अंतर्गत इसको इतनी सज़ा होनी चाहिए। उसका काम नहीं है वो। उसका काम सिर्फ इतना है कि अपने फैक्ट्स बताओ, बाकी कोर्ट पे छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें यही है, इसके दो पार्ट है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, वन अफर्मेटिव जो कहता है कि हाँ फैक्ट तो होने चाहिए, बट दूसरा कहता है नेगेटिव जो कहता है लॉ नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ है। अब देखिए इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी स्टेटेड क्या बोलता है? प्रोविजंस ऑफ लॉ, लॉ के कोई प्रोविजंस नहीं हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्क्लूजन्स ऑफ लॉ, कि इस लॉ का ये कॉन्क्लूजन, वो भी हमारा काम नहीं है। एंड कॉन्क्लूजन ऑफ मिक्स लॉ एंड फैक्ट, ये तीनों चीज़ें उसमें मेंशन नहीं होनी चाहिए। और इन तीनों का निष्कर्ष यही है कि उसमें लॉ मेंशन नहीं होना चाहिए। लॉ को मेंशन करना हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ अपने बात बताएंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसमें हमने देखा कि हर प्लेडिंग में क्या होना चाहिए? फैक्ट्स होने चाहिए, बट लॉ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब लॉ नहीं होना चाहिए बट ये चीज़ें हो सकती है। जैसे फॉरेन लॉ हो सकता है, क्योंकि फॉरेन लॉ को मानने के लिए हमारे कोर्ट्स बाउंड नहीं है। अब वो बाउंड नहीं है तो हम मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, उस फॉरेन लॉ में अगर हमारे केस से रिलेटेड कोई प्रोविजन मिलता जुलता है तो हम फॉरेन लॉ को मेंशन कर सकते हैं। कोई कस्टम है उससे रिलेटेड कर सकते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट कोई आ गया तो उसको भी हम कर सकते हैं, वो भी चलता है। लीगल प्लीज है कोई, लीगल प्ली, उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं। इन्फ्रेंस ऑफ लॉ, मतलब किसी लॉ का कोई कंक्लूजन था तो उसको हम कर सकते हैं मेंशन। हालांकि ये वैसे अलाउ नहीं होता, बट हाँ इंडिया में अलाउ कर देते हैं मोस्टली। सो ये 5 चीज़ें हैं जिनको अलाउ कर दिया जाता है, बट हमें याद ज़रूर रखना है कि लॉ को हमें मेंशन नहीं करना होता प्लीडिंग में, ठीक है। चलिए अब देखिए, सेकंड है एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। हमने पहले में जाना कि हर प्लीडिंग में फैक्ट्स होने चाहिए, बट वो फैक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि कहीं की भी बातें लिख के आ जाओ कि हाँ बस लिखना है, कोर्ट में ज़्यादा बड़ी बंडल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। मटेरियल फैक्ट्स एंड मटेरियल फैक्ट्स ओनली। इसमें देखिए कितना प्रेशराइज किया हुआ है इस वर्ड को, कि मटेरियल फैक्ट्स ही होना चाहिए, बस इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। अब देखिए एक केस था, एस एन बालकृष्ण वर्सेस जॉर्ज फर्नांडिस, 69 का केस है।
कोर्ट हेल्ड दैट द ओमिशन ऑफ अ सिंगल मटेरियल फैक्ट्स, अब देखिए मटेरियल फैक्ट्स ही होना चाहिए बट मटेरियल फैक्ट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि हम मेन बात ही बताना भूल गए। इसमें इस केस में यही हेल्ड हुआ कि अगर आपने ओमिशन हो गया सिंगल मटेरियल फैक्ट्स लीड टू एन इनकम्प्लीट कॉज ऑफ एक्शन, तो आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा और आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है वो बैड हो जाएगी, वो बेकार हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए मटेरियल फैक्ट ज़रूर देने हैं जिसकी जो हम बात बताना चाहते हैं वो अच्छे से कन्वे ज़रूर होनी चाहिए कोर्ट तक, तो उसका हमें ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। और इधर उधर की बातें, फालतू की बातें नहीं लिखनी है इसमें। देखिए क्या बोलता है, इट इज़ वेल सेटल्ड रूल दैट इफ़ अ पार्टी ओमिट्स टू प्लीड सम मटेरियल फैक्ट ही विल नॉट बी अलाउड टू गिव एविडेंस ऑफ दैट फैक्ट एट द ट्रायल। अगर कोई कोई बात ही बताना भूल गया तो वो बाद में उस बात से रिलेटेड जो वो भूल चुका है एविडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसने बात तो किसी को बताई नहीं, अब बताई नहीं तो फिर उसका एविडेंस कैसे दे सकता है वो। तो इतना ज़रूरी होता है मटेरियल फैक्ट, फिर उसको काफ़ी करेक्शन करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो सकता है। इसलिए जब भी प्लीडिंग हमें देनी है तो हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि फैक्ट्स हों, और फैक्ट्स कौन से वाले हों, मटेरियल फैक्ट्स हों, और वो ज़रूर हों, ठीक है। अब देखिए थर्ड वन इज एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट द फैक्ट्स on which the party pleading relies and not the evidence by which they are to be proved, ठीक है। इसमें ये कहता है कि फैक्ट्स तो होने चाहिए पर कौन से फैक्ट, जिसमें पार्टी की प्लीडिंग रिलाई करती है, जिसमें जो पार्टी के केस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं सिर्फ वही, और उससे रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं देना, नॉट द एविडेंस बाय विच दे आर टू बी प्रूव। अब वो कैसे प्रूव होंगे, वो एविडेंस प्लीडिंग में नहीं देना है, ठीक है ना। इसमें आप याद रख सकते हैं जो कॉटन एलजी फिलिप्स वर्सेस फिलिप्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि एक होता है फैक्टा प्रोबेंडा, एक होता है फैक्टा प्रोबेंशिया। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लिखा था, मटीरियल फैक्ट्स ऑन विच पार्टी प्लीडिंग रिलाइज फॉर हिज क्लेम और डिफेंस शुड ओनली बी अवेलेबल इन हिज प्लीडिंग, ठीक है। मटीरियल फैक्ट्स ऑन विच पार्टी प्लीडिंग रिलाइज, फैक्ट्स होने चाहिए, और कौन से फैक्ट्स, मटीरियल फैक्ट्स, और वो वाले फैक्ट्स जिस पे पार्टी की प्लीडिंग रिलाई करती है, वो अपना क्लेम रखना चाहता है, वो अपनी बात बताना चाहता है, ठीक है, वो वाली प्लीडिंग, और वो अपना डिफेंस रखना चाहता है अगर डिफेंडेंट की साइड से प्लीडिंग की बात हो रही है तो, ठीक है। शुड ओनली बी अवेलेबल, सिर्फ वही अवेलेबल रहेगी, और उसे हम बोलते हैं फैक्टा प्रोबेंडा। तो ये थर्ड पॉइंट में ये फैक्टा प्रोबेंडा वर्ड आप ज़रूर याद रखिएगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि फैक्टा प्रोबेंडा ही ओनली, सिर्फ फैक्टा प्रोबेंडा ही होना चाहिए, ठीक है, फैक्टा प्रोबेंशिया नहीं होना चाहिए। अब प्रोबेंशिया क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, बट आप इतना याद रखिए, ठीक है। अब देखिए द फोर्थ एंड लास्ट वन इज एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट द मटेरियल फैक्ट बट विथ प्रेसिशन एंड सर्टेनिटी। अब देखिए हमने फैक्ट रखा, मटेरियल फैक्ट्स रखा, और अपने से रिलेटेड वाले फैक्ट्स रखे, बट हमने फैक्ट सब रख दिए बट विथ प्रेसिशन एंड सर्टेनिटी। हम प्रेसिशन एंड सर्टेनिटी को भूल नहीं सकते, मतलब वो फैक्ट्स जो भी हम बता रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए और सर्टेन होने चाहिए, ठीक है। मतलब ना ही वो उनमें कोई मिस्टेक होनी चाहिए, ना ही ग्रामेटिकली मिस्टेक होनी चाहिए, और वो कंसाइज भी होने चाहिए, ठीक है, ब्रेविटी के साथ होने चाहिए। देखिए कंसाइजनेस और ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ये सोल होता है। अब हम बहुत ही लंबी चौड़ी अगर एप्लीकेशन या कुछ भी प्रिंट दे रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमेशा शॉर्ट में रखना है, टू द पॉइंट रखनी है। इसका कंक्लूजन यही है कि टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। वो आसानी से अपना जो भी हम कहना चाह रहे हैं वो कन्वे भी हो जाए, और ज़्यादा बर्डन भी ना हो पढ़ने वाले पे भी, और उसे भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। यही सोल ऑफ द प्लीडिंग होता है, कंसाइजनेस, ठीक है ना, बट विथ प्रेसिशन एंड सर्टेनिटी। अब कंसाइज तो हमने कर दी, शॉर्ट तो हमने कर दी, बट ऐसा ना हो कि शॉर्ट के चक्कर में हम प्रेसिशन एंड सर्टेनिटी को ही खो दें, वो सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रेसिशन एंड सर्टेनिटी मीन्स एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और वो वैग नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और एक्यूरेट होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जिससे कि ऑपोजिट पार्टी में नो द केस ही हैज़ टू मीट, ऑपोजिट पार्टी को भी उसकी कॉपी जाएगी तो उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हाँ केस ये कर किस किस बेसिस पे रहे, ठीक है ना, क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने हमें दिए हैं कि हमने क्या इनके साथ किया, तो वो सब कुछ उसको क्लियर होना चाहिए आपकी रिटर्न, आपकी जो प्लेंट है, जो रिटर्न आपने कॉपी दी है उससे, ठीक है। Otherwise, the principal object of pleading, that is definitely the question at issue between the parties, cannot be attained। अगर ऐसा नहीं होगा, प्रेसिडेंट सर्टेनिटी नहीं है, किसी को समझ ही नहीं आएगा केस क्या है, तो ये डिसमिस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, और ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही फंडामेंटल पॉइंट्स है इसकी, ठीक है। फंडामेंटल रूल्स प्लीडिंग के यही है, इसके अलावा कोई पाँचों पॉइंट नहीं है, और बाकी जो भी हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे तो, बट वो अदर रूल्स हो जाते हैं, बट फंडामेंटल ये चार ही रूल है, ठीक है।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा समझाना पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।